आज हमारा 2015 का द्वितीय पाली का क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश का विचलन अधिक होता है? तो यह होगा बैंगनी का। अगर पूछे कि सबसे कम किसका विचलन होता है, तो लाल का। अधिक तो बैंगनी का और कम तो लाल का। दूसरा, ओम के नियम में किसका मान नियतांक होता है? तो प्रतिरोध का। तीसरा, सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य क्या होता है? तो जो सरल सेल होता है उसमें धन ध्रुव जो होता है वह मतलब उसमें उसका कार्य होगा मतलब विद्युत को उत्पन्न करने का कार्य होता है। चौथा, उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखें कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा? तो यह हमेशा अगर उत्तल लेंस में पूछ रहा है तो यह 2f पर रखने पर उसका प्रतिबिंब हमेशा बराबर आकार का बनेगा, और इसी को दर्पण में उसको वक्रता केंद्र कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, आकाश का रंग नीला किस घटना के कारण होता है? तो यह होता है प्रकीर्णन के कारण। छठा प्रश्न, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? इसके नियम को लिखें। प्रकाश का अपवर्तन, जब कोई भी प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो वो अपने और सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई प्रकाश गुजरता है तो अपने पथ से विचलित होता है, और उसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और इसके नियम लिखें तो इसके 2 नियम होते हैं। पहले नियम में sin I बटा sin R एक नियतांक होता है, इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। और दूसरा नियम है इसका कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, इसमें अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा। सातवां प्रश्न, विद्युत धारा क्या है? इसके समीकरण एवं मात्रा लिखें। तो इकाई समय में आवेश प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो इसका समीकरण एवं मात्रा के लिखें। तो इसका मात्रक होता है विद्युत धारा का एम्पियर, और इसका समीकरण हो जाएगा I बराबर C बटा T लिख देंगे, तो इसका हो जाएगा Q बटा T हो जाएगा यहाँ पे। आठवां, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? सचित्र स्पष्ट करें। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, तो प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरेगा तो वह अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। और इसका सचित्र वर्णन करने के लिए प्रिज्म का एक तरफ का फलक लेंगे और इस पर प्रकाश को डालेंगे और इसे 7 किरणों में बदलेंगे, और नीचे से इसके सारे रंगों को लिख देंगे बैजान या पिनाला। इसमें सबसे पहले बैंगनी और अंत में लाल होता है। 9वां, प्रत्यावर्ती धारा एवं दिश धारा में अंतर स्पष्ट करें। तो प्रत्यावर्ती धारा जो होता है वह प्रतिवर्ती धारा 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे कार्य करता है, जबकि दिश धारा 12 वोल्ट पे कार्य करता है। प्रत्यावर्ती धारा आसानी से इसका परिवहन हो सकता है, लेकिन दिश धारा का परिवहन आसानी से नहीं होता है। प्रत्यावर्ती धारा जो होता है वह जनरेटर द्वारा उत्पन्न किया जाता है, पर दिश धारा बैटरी द्वारा आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। और उसके बाद है 10वां, विद्युत धारा I का मान ज्ञात करें। I का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो विद्युत धारा में तो I बराबर होता है Q बटा T। और अगला है अवतल दर्पण में R बराबर 2F सिद्ध करें। इस जो ऊपर वाला प्रश्न है इसका यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, इससे हम I का मान निकालेंगे। और दूसरी में एक प्रश्न है अवतल दर्पण में R बराबर 2F सिद्ध करें। तो R बराबर 2F सिद्ध करने के लिए इसका फिगर इस प्रकार का होता है। कोई अवतल दर्पण लेते हैं और इसमें कोई अनंत से आई किरणें इसके फोकस
से जाएगा और उसके बाद जो यहाँ पे हम अभिलम्ब डालते हैं वह इसके वक्रता केंद्र से जाता है और इसी फिगर से हम इसका R बराबर 2F सिद्ध करते हैं। यहाँ पे I का मान तो सबसे पहले यहाँ पे 5 वोल्ट और 3 मतलब यहाँ पे 1 ओम मतलब यहाँ पे है 3 मतलब यहाँ पे 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट तो यहाँ पे विभवांतर हो जाएगा निकालेंगे तो 15 वोल्ट और ओम 3 ओम का मतलब 3 प्रतिरोध है तो इसका प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा यहाँ पे 9 मतलब 9 ओम और इस साइड में ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ इस श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो ऊपर का 2 और नीचे वाला भी श्रेणी क्रम में है तो भी 2 और यहाँ पे दोनों समानांतर में एक हो जाएगा तो 10 तो इसका 1 ओम हो जाएगा तो यह वोल्ट रहेगा ना। हाँ यहाँ पे ये वोल्ट है तो ये 10 ओम हो जाएगा और यहाँ पे I बराबर होता है V बटा R तो यहाँ पे V का मान है 15 और 15/10 तो 1.5 एम्पियर। 11वां प्रश्न है उसके बाद भोजन में पाचन द्वारा किस प्रकार की अभिक्रिया हमारे शरीर में होती है तो इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। 12वां है लौ परीक्षण में सोडियम का रंग कैसा होता है तो इसका रंग हो जाएगा नीला। 13वां कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले अधातु का नाम लिखे तो द्रव अवस्था में जो अधातु पाया जाता है वह ब्रोमीन हो जाएगा। 14वां बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है तो यह एल्युमिनियम का। 15वां कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यौगिक का साधारण नाम क्या है तो ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। 16वां प्रश्न है एल्युमिनियम अत्यंत क्रियाशील धातु है फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने में क्यों किया जाता है तो इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जो एल्युमिनियम होता है वह सस्ता होता है और मतलब यह एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत जो होती है वो अक्रियाशील होती है मतलब जो इसका परत जो इस पे बनेगा वह मतलब वह फिर अभिक्रिया नहीं करेगा जिस कारण इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। 17वां प्रश्न समव्यवस्था किसे कहते हैं एक उदाहरण दें तो जिस यौगिक में उसका अणुसूत्र समान पर उसका संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होगा उसको उनको समव्यवस्था कहते हैं। जैसे किसी भी मतलब जो हाइड्रोकार्बन होता है उसमें 3 समव्यवस्था बना सकते हैं एक नॉर्मल एक आइसो और एक नियो। और नॉर्मल आइसो नियो बनाने के लिए मतलब नॉर्मल में एक कार्बन से जब एक कार्बन जुड़ा हुआ रहता मतलब 2 कार्बन जुड़ा रहेगा तो नॉर्मल कहलाएगा जब एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा रहेगा तो आइसो और एक कार्बन मतलब एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा है तो आइसो और नियो 3 कार्बन से बनता है तो इस सब का तीनों का सूरत जब भी होगा जब 3 कार्बन वाले से होगा। साबुन एवं अपमार्जक में अंतर तो साबुन जो होता है वह कार्बोनिल श्रेणी का सोडियम और पोटेशियम और अपमार्जक अमोनिया सल्फोनिक लवण होता है। साबुन कठोर जल में अभिक्रिया नहीं करता पर अपमार्जक कठोर जल और मतलब कठोर जल से भी अभिक्रिया कर लेता है। 19वां ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि एवं उपयोग लिखें तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं 40 डिग्री सेल्सियस पर तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है और साथ में जल बनता है और यहाँ पे जो
कैल्शियम ऑक्सी इसका उपयोग होता है कैल्शियम ऑक्सी कीटनाशक के रूप में, मतलब और जल को शुद्ध करने में इसी रूप में इसका उपयोग होता है। और 20वां प्रश्न है, इथेनोइक अम्ल का निम्नलिखित के साथ होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। तो इथेनोइक अम्ल सोडियम के साथ कैसा अभिक्रिया करेगा? सोडियम कार्बोनेट के साथ और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। तो कोई भी अम्ल सोडियम कार्बोनेट और उसके बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल देगा, और उस धातु के साथ भी अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस देगा। पर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, हाइड्रोजन गैस और जल देता है। उसके बाद अगला प्रश्न, लोहे के एक प्रमुख अयस्क का नाम एवं सूत्र लिखिए। इस अयस्क का सांद्रण कैसे होता है? तो लोहे का एक प्रमुख अयस्क है, जैसे लिख सकते हैं हम हेमाटाइट, ये सब जो है उसका अयस्क है, और उसका सूत्र और उसका सांद्रण कैसे होता है? तो उसका सांद्रण करने के लिए सबसे पहला उसको महीन चूर्ण में बदलते हैं, उसके बाद उसका मतलब निस्तापन या भर्जन के प्रक्रिया द्वारा उसका ऑक्साइड बनाता है। उसके बाद ऑक्साइड से उसके ऑक्साइड जो होता है उसका अपचयन करवाकर उससे शुद्ध धातु जो प्राप्त होता है उसका विद्युत अपघटन करता है, फिर उससे शुद्ध धातु का निर्माण होता है। 21वां प्रश्न है, मछली का श्वसन अंग क्या है? तो इसका गिल्स होगा। 22वां, मनुष्य में वृक्क वृक्क का कार्य क्या है? तो वृक्क का कार्य उत्सर्जन। 23वां, कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो ओजोन स्तर के अपक्षय का लिए उत्तरदायी होगा CFC। 24, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का उपयोग किया? तो मटर। 25वां, पौधे में टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित होता है? तो वह होता है उसके जो छाल होता है उसमें, वृक्ष का जो छाल होगा उसमें, या जो उसका मृत जाइलम होता है उन ऊतकों में पाया जाता है। उसके बाद है 26वां प्रश्न, जाइलम और फ्लोएम में दो अंतर लिखें। तो जाइलम जल का परिवहन करता है, फ्लोएम उसके भोजन का परिवहन करता है। जाइलम जो होता है वह एक दिशीय गति करता है, फ्लोएम सभी दिशाओं में, ऊपरी मुखी अधोमुखी सभी दिशाओं में गति करता है। अगला है हमारा 27वां, पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों के क्या कार्य हैं? तो जो उत्पादक होता है वो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने का ही कार्य करेगा, क्योंकि उत्पादक नहीं होगा तो उपभोक्ता उपभोक्ता पोषण नहीं कर पाएगा। 28वां, बाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है? तो बाष्पोत्सर्जन क्रिया से ही पौधे में जो उत्पाद जो होता है, जैसे उपो उत्पाद यहाँ पे पौधों का है ऑक्सीजन, जो कि जल के साथ पौधों से बाहर निकलने का कार्य करता है, और यह पौधों को संतुलन बनाए रखता है, और यह पर्यावरण का भी संतुलन बनाए रखता है। 29, अब वायवीय श्वसन एवं वायवीय श्वसन में अंतर लिखे। तो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, और यह उपस्थिति में होगा। वायवीय श्वसन का उत्पाद में बनेगा हमारा इथेनॉल, और वायवीय श्वसन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनेगा यहाँ पे। 30वां प्रश्न, वृक्क का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करें। तो वृक्क का नामांकित चित्र बनाएंगे और उसका वर्णन करेंगे कि मतलब उसमें कौन कौन सा वाहिनी होती है, ये सब। आगे है ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा तो बहुत अधिक। दूसरा प्रश्न, प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम है। उसके बाद है, किसी बल्ब में 220 वोल्ट 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट के प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो इसमें होता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा V =
मतलब आई आर, तो यहाँ पे हम मेरा प्रतिरोध का मान निकालना है यानी आर का मान निकालना है। तो आर बराबर होगा V बटा आई। तो V का मान 220 वोल्ट और आई का मान 2 यानी 110 ओम, यानी इसका मान हो जाएगा 110 ओम। चौथा, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है तो साइन आई बटा साइन आर। पांचवा प्रश्न, 1 किलोवाट तुल्य है तो इसका हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। छठा प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक। सातवां प्रश्न, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट हो जाएगा। और सोडियम, उसके बाद है अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होगा सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3। और उसके बाद है कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है तो कार्बोनिल का होगा CO। उसके बाद है 10 एथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होगा? तो एथाइल एल्कोहल, तो इसका होगा C2H5OH। उसके बाद निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक इसमें से CaCl2 होगा। उसके बाद आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? तो शून्य समूह का तत्व यहाँ पे हीलियम जो होता है वह शून्य समूह का यानी अक्रिय गैस का मतलब समूह का भाग मतलब तत्व है। 12वां प्रश्न, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंद होते हैं? तो मीथेन जो होता है उसमें मतलब मीथेन में 4 सहसंयोजक बंद हो जाएगा। उसके बाद निम्न में से कौन अपकारक का कार्य कर रहा है यहाँ पे? तो अपकारक का कार्य यहाँ पे करने वाला हो जाएगा मतलब जो भी यहाँ पे H2S जो होता है वो अपकारक का कार्य करता है। 15वां, एथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो अवायवीय श्वसन में एथाइल एल्कोहल बनेगा। 16वां प्रश्न, इसमें कौन अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो ईस्ट में जो होता है मुकुलन द्वारा होता है। 17वां प्रश्न, ओजोन परत पाई जाती है तो यह पाया जाता है आयनोस्फीयर में। उसके बाद है परागकोश में पाया जाता है तो परागकोश में परागकण, ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है तो वह आयोडीन की कमी के कारण यह रोग होता है। उसके बाद है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह डार्विन का है।